बहुत समय पहले किसी गांव में सपना नाम की एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। सपना बबीता नाम की एक औरत के यहाँ काम करती थी। बबीता बहुत ही लालची और बेईमान किस्म की औरत थी। बबीता हमेशा सपना से ज्यादा काम करवाकर उसे बहुत ही कम पैसे दिया करती थी। फिर एक दिन काम करते करते सपना बहुत थक जाती है और थोड़ी देर के लिए एक कोने में बैठकर सुस्ताने लगती है। तभी सपना को आराम करते हुए देख बबीता का खून खौल उठता है और वो सपना की चोटी पकड़कर उसके डंडे से खूब पिटाई करने लगती है। क्यों है सपना की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई आराम करने की? तू तो एक नंबर की कामचोर है, निकम्मी नालायक कहीं की। मैं तुझे काम करने के लिए पैसे देती हूँ, आराम करने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं सुबह से काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही थी। मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। देख, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं अभी अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चल जाकर काम कर। इस तरह बबीता हमेशा सपना की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन अचानक सपना की माँ बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। सपना के पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो बबीता से कुछ पैसे उधार मांगती है। लेकिन बबीता सपना को पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ सपना अपने गांव के लोगों से भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी गांव वाला सपना की मदद के लिए आगे नहीं आता। देखते ही देखते सपना की माँ की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है और उनकी जान पर बनाती है। अपनी माँ की ऐसी बुरी हालत देखकर सपना को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सपना के घर के पास से गुजर रहा एक बंदर उसे देख लेता है। वो बंदर बहुत ही दयालु था, इसलिए वो फौरन सपना के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछने लगता है। सपना बंदर को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बता देती है। मेरी माँ पूरी तरह से बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। दूसरी तरफ कोई भी मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। अगर मैंने वक्त पर अपनी माँ का इलाज नहीं करवाया तो इनकी जान भी जा सकती है। तुम चिंता मत करो, पास वाले जंगल में एक नताशा नाम की बहुत ही दयालु परी रहती हैं। वो सबकी मदद करती हैं और वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगी। मैं अभी तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। उसके बाद बंदर सपना को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर में बंदर जंगल में पहुंच जाता है और नताशा परी को आवाज देने लगता है। नताशा परी, नताशा परी, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर अगले ही पल नताशा परी अपने जादू से वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बंदर नताशा परी को सपना की दुख भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए। अब मैं इस लड़की के सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद नताशा परी अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा जादुई पटाखा प्रकट कर देती है। सुनो सपना, ये एक जादुई पटाखा है, तुम इसे लेकर अपने गांव चली जाओ। ये जादुई पटाखा वहाँ पर एक घर के रूप में बदल जाएगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। नताशा परी का व्यवहार देखकर सपना बहुत खुश होती है और बोलती है,
मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। कोई बात नहीं सपना, ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब तुम इस जादुई पटाखे के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। नताशा परी के इतना कहते ही सपना जादुई पटाखे के ऊपर बैठ जाती है और अगले ही पल जादुई पटाखा हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में सपना के गांव में पहुंच जाता है। फिर जमीन पर उतरते ही वो जादुई पटाखा एक सुंदर से जादुई पटाखों के घर में बदल जाता है। उस पटाखों के घर को देखकर सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद सपना अपनी माँ को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी घर के अंदर रखा एक कलश हवा में उड़ता हुआ सपना की माँ के ऊपर आ जाता है और उस कलश के अंदर से ढेर सारा जादुई जल सपना की माँ के ऊपर गिरने लगता है। उस जादुई जल की वजह से सपना की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। बेटी, ये जादुई पटाखों से बना घर तो बहुत ही कमाल का है। इसने पलक झपकते ही मेरी सारी बीमारियाँ दूर कर दी। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ मेरी बच्ची। तभी अचानक जादुई पटाखों के घर के अंदर से एक बड़ा सा रॉकेट निकलकर आसमान में चला जाता है। फिर रॉकेट के फटते ही उसके अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के जादुई पटाखों से बने घर की छत के ऊपर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी छत सोने के सिक्कों से भर जाती है। इस तरह से सपना दौलतमंद बन जाती है और खूब मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात बबीता को पता चलती है तो उसे सपना से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। ये सपना की बच्ची तो रातों रात अमीर बन गई। मुझसे इसकी ये खुशी देखी नहीं जा रही। मैं इसके जादुई पटाखों से बने घर को जलाकर राख कर दूंगी। फिर एक दिन बबीता बड़ी सी मशाल लेकर उस जादुई पटाखों के घर को जलाने वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन तभी अचानक जादुई पटाखों के घर के अंदर से एक बड़ा सा रॉकेट बाहर निकलकर आता है और बबीता को पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। अरे मर गई रे! अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये रॉकेट मेरी जान ले लेगा। अरे कोई तो मेरी मदद करो। इस तरह से घबराकर बबीता जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद रॉकेट सीधा बबीता के घर में पहुंचकर एक धमाके के साथ फट जाता है। देखते ही देखते बबीता के घर में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो जाती है। इस तरह से दोस्तों उसे उसके किए का फल मिल जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। अरे आ गए आप, ये लीजिए पानी। आज आपको आने में देरी हो गई। आज सेठ ने बहुत ज्यादा काम दे दिया था। करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। लक्ष्मी, बस जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैंने तो आपसे सुबह ही तो कहा था कि घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। आज आपकी पगार मिलने का दिन था, मुझे लगा आप आते हुए सामान लेकर ही आएंगे। लक्ष्मी, सेठ ने आज मेरी तनख्वाह नहीं दी। सेठ का काम आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस महीने तनख्वाह में समय लगेगा। लेकिन मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगी? उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब सब लोग क्या खाएंगे? हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर विक्रांत अपने परिवार के लिए खाने का सामान लेने के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए ही होते हैं, जिस वजह से वो 20 रुपए के 2 पराठे ले आता है। उन 2 पराठे को ही पूरा परिवार मिल बांट कर खाता है। विक्रांत का परिवार बहुत ज्यादा गरीब होता है। विक्रांत के पिता कल्याण
काफी बूढ़े होते हैं, जिस वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाते और इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी विक्रांत पर ही होती है। विक्रांत एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है, जिस वजह से उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है और कम तनख्वाह होने की वजह से घर को चलाने में काफी परेशानियां होती हैं। माँ, मैं कब से आपको कह रही हूँ कि घर की छत ठीक करवा दो, कुछ दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। कोयल, तुम तो जानती हो ना, हमारे पास घर चलाने के लिए ठीक से पैसे नहीं हैं, तो हम छत कैसे ठीक करवाएंगे। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तब छत के नीचे बर्तन रख देना, जो भी पानी होगा इस बर्तन में ही आ जाएगा और घर में पानी नहीं फैलेगा। देखते ही देखते बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। शुरू में तो विक्रांत के परिवार को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बारिश तेज होने लगती है, जिससे सारे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोयल, लक्ष्मी, जल्दी से ये सारे बर्तन रख दो, नहीं तो सारा पानी पूरे घर में फैल जाएगा। माँ जी, बर्तन रख दिए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ माँ, पहले तो सिर्फ 1 या 2 जगह से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था, लेकिन अब तो इतनी सारी जगहों से पानी बाहर आ रहा है। इस तेज बारिश की वजह से देखो छत कितनी जगहों से टूट गई है। कोयल इतना बोल ही रही होती है कि बारिश और तेज होने लगती है, जिससे उनकी पूरी की पूरी छत ही उड़ जाती है और सारा पानी उनके घर में आ जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सारा का सारा पानी घर में आ गया है। हम सबको जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां हम इस तेज बारिश से बच पाएंगे। सारा का सारा परिवार तेज बारिश में भीगता हुआ किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहां बारिश के पानी से वो बच सके, लेकिन किस्मत की मारी इन लोगों को ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें कई घंटों तक बारिश में भीगते हुए चलना पड़ता है। बारिश में भीगने की वजह से लक्ष्मी के बेटे विशु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, भाभी, विशु का तो बदन तप रहा है। हमें जल्दी से किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां बारिश के पानी से हम बच सकें। वहाँ देखो, सामने बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बच पाएंगे। सारा परिवार उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती और कई घंटों के बाद बारिश हल्की सी शांत होती है। माँ, 2 घंटों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना माँ। बेटा, इस बारिश में हम तुम्हें क्या खिलाएंगे, और खिलाने के लिए तो अभी हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये ले बेटा विक्रांत, 10 रुपए, मेरे पास इतने ही है। सामने चाय की दुकान है, वहाँ से जाकर विशु के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ बेटा। विक्रांत जल्दी से चाय की दुकान पर चला जाता है और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आता है, लेकिन वो जैसे ही पेड़ के पास आता है वैसे ही बारिश और तेज हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि जिस वजह से सारा परिवार उस पेड़ को पकड़कर खड़ा हो जाता है। बारिश और हवा की वजह से विक्रांत के हाथों से वो ब्रेड का पैकेट पानी में ही बह जाता है। सारा परिवार 2 दिन तक भूखा प्यासा उस पेड़ के नीचे ही रह रहा था। 2 दिन लगातार बारिश में भीगने से और भूखे पेट रहने से सारे परिवार की हालत खराब हो गई थी। अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची है माँ, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी।
मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ कोयल, ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन कब तक भगवान हमारी ऐसे ही परीक्षा लेता रहेगा? सारा परिवार इस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी आती है, जिसके चलते वो पेड़ जिसके सहारे सारा परिवार 2 दिन से बारिश से बच रहा था, वो पेड़ टूट जाता है और फिर से सारा परिवार भयंकर बारिश में भीगने लगता है और सब के सब ऐसी जगह ढूंढने में लग जाते हैं जिससे वो बारिश से बच सके, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती। अरे मेरा पैर बेटा, अरे क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा, ऐसा लग रहा है मेरा पैर किसी गड्ढे में फंस गया है। बारिश की वजह से कल्याण को सड़क पर हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से उसका पैर गड्ढे में फंस जाता है। विक्रांत अपने पिता के पैर को उस गड्ढे से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बारिश के तेज होने की वजह से विक्रांत को काफी परेशानी हो रही होती है। बेटा तू चला जा, लगता है मेरा समय करीब आ गया है। नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। विक्रांत अपनी पूरी कोशिश करता है, जिसके बाद वो कल्याण का पैर गड्ढे से निकाल देता है। दोबारा से सारा परिवार बारिश में भीगता हुआ इधर से उधर भटक रहा होता है कि तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके नीचे जाकर सारा परिवार खड़ा हो जाता है और थोड़ा बहुत बारिश से बचता है कि तभी उस घर की मालकिन घर से बाहर निकलती हैं। आप लोग कौन हैं? मालकिन, इस बारिश की वजह से हमारे घर की छत टूट गई और मेरा पूरा परिवार बेघर हो गया। बारिश का पानी हमारे घर में आ गया, जिस वजह से मेरे पूरे परिवार को 4 दिनों से लगातार इस बारिश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मेरी बेटी और पोते की भी तबीयत बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमने आपका घर देखा, इसलिए हम इसके नीचे आकर खड़े हो गए ताकि हम इस बारिश से बच सके। जैसे ही ये बारिश रुक जाएगी वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आप कृपया करके हमें जब तक यहाँ रहने दीजिए। शिवानी बहुत ही अमीर सेठानी होती है और अमीर होने के बावजूद भी उसमें किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होता। लक्ष्मी के परिवार को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो उसके पूरे परिवार को अंदर बुलाती है और उन्हें खाने के लिए खाना और कपड़े भी दे देती है। और जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक वो उन्हें अपने घर में रहने को भी कहती है। आप हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। इस बारिश में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, लेकिन आपने हमारी मदद की। आपने हमें अपने घर में रखा, खाने को दिया, पहनने को कपड़े दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो ना जाने मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? जिसके बाद शिवानी देवी लक्ष्मी के पति को अपने ऑफिस में काम दिला देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये भयंकर बारिश रुक जाती है और एक चमकता हुआ सूरज निकलता है। कुछ महीनों के अंदर विक्रांत के परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो एक पक्का मकान खरीद लेते हैं, जिस वजह से कभी भी बारिश का पानी उनके घर में नहीं घुसता और सारा परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। व्यक्तिपुर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ शीतल के साथ में रहती थी। उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन शीतल फिर भी
सुहानी को स्कूल में पढ़ाती थी और उसको पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसको लाकर दे देती थी। सुहानी भी अपनी माँ की तकलीफों को समझती थी और वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके पास जितना है उतने में ही वो खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने फटे हुए कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आई और आकर उससे कहा, अरे बेटी, क्या कर रही हो? कब से बुला रही हूँ तुझे, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई। मैं कब से खाना निकाल कर बैठी हुई थी। वो माँ, कल स्कूल में फंक्शन है ना, इसीलिए मैं अपने कपड़े सिल रही हूँ। मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर सुहानी की माँ शीतल ने सुहानी से कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाई, फिर भी तू कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। माँ, आप पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे आप मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती हो। माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे जितना देती हो मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गयी और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गयी। अगले दिन सुबह होने पर सुहानी अपने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई। उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे और उसने कुछ जगहों पर सिलाई कर रखा था। ये देखकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी। अरे, ये भिखारन कैसे अंदर फंक्शन में आ गई? इसको किसने अंदर आने दिया? अरे, ये तो हमारे स्कूल की सुहानी है, दिख नहीं रहा? पुराने कपड़ों को ये नए कपड़े बनाकर लाई है। हाँ, इससे दूर रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारी सहेली है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर सुहानी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे फंक्शन में किसी के साथ भी बात नहीं करी और फंक्शन खत्म होने के बाद वो दुखी होकर घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी। सुहानी को ऐसे दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? जब से तुम स्कूल से वापस आई हो तब से तुम ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई हो। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। फिर सुहानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, तू अपना दिल छोटा मत कर। 4 महीने बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं अभी से पैसे जमा करके तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक, खूब सारे पिज्जा और नए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने सुहानी को गले लगा लिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो अपने जन्मदिन के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुहानी घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के नीचे आ जाने से उसकी माँ शीतल की मौत हो गई है। ये सुनकर सुहानी बिल्कुल टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, अब से मैं अकेले कैसे रहूँगी? माँ। ऐसे ही दिन निकलने लगे। सुहानी ने स्कूल जाना और सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को घर में भी बंद कर लिया था। उसको ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल गए और उसका बर्थडे भी आ गया। बर्थडे वाले दिन वो अपनी माँ को याद करने लगी और अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर बोली, माँ, आपने कहा था आप मेरे बर्थडे के दिन केक और पिज्जा लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया ना माँ। सुहानी ऐसा बोलकर रोने लगी
और रोते रोते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के अंदर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। पहले उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुझे क्या लगा मैं भूल गई हूँ? आज तेरा जन्मदिन है, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी जब अपने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक और ढेर सारा पिज्जा रखा हुआ था। माँ, आपको याद था क्या? ये बर्थडे केक और पिज्जा मेरे लिए ही है ना? हाँ बेटी, ये बर्थडे केक और पिज्जा तुम्हारे लिए ही है और ये कोई साधारण बर्थडे केक और पिज्जा नहीं है। ये एक जादुई केक और जादुई पिज्जा है। इस केक और पिज्जा में अनोखी जादुई शक्तियाँ हैं। ये बर्थडे केक कितना भी खाओगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो भी मिलेगा और ये पिज्जा तुम्हें धन दौलत देगा। ये लो, इस केक और पिज्जा को तुम अपने पास रखो। मेरा अभी जाने का समय हो गया है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी खुशी से उछलने लगी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहाँ जा रही हो? माँ, आप मेरे साथ ही रहिए ना माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटी, मैं अब किसी और दुनिया में रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके बाय बेटा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद सुहानी अपना बर्थडे केक काटती है और उसने बर्थडे केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सैंडल मंगवाए और उसके सामने बहुत सारे कपड़े और सैंडल प्रकट हो गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से उसको जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की मदद से उसको मिल जाया करता था। कुछ दिनों में सुहानी बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसने अपने पैसों से गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल बनवाया जहां पर सभी लोग फ्री में पढ़ाई करने लगे और वहां सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद से सुहानी सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।